हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूएस स्टॉक मार्केट में इंडिया से आपको एज ए इंडियन आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसमें आपको क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और उसमें क्या चार्जेस हैं, क्या फीस हैं उसमें इन्वेस्ट करने का, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या प्रोसेस है, क्या ब्रोकर्स हैं। हम आज के इस वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे और आपके लिए एक कंक्लूजन पॉइंट आउट करेंगे कि आप को इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आपको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि आपको एक काफ़ी मैच्योर मार्केट का एक्सेस मिलता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। जैसे कि आपको पता है दुनिया की बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी और काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव कंपनीज़ हैं वो यूएस से बिलोंग करती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया हो या एप्पल हो या टेस्ला हो, ये सब यूएस के स्टॉक्स हैं। तो आपको ऐसी बड़ी छोटी लार्ज कैप स्मॉल कैप आपको सब में इन्वेस्ट करने का एक आपके लिए ऑप्शन बन जाता है और इसके साथ ही साथ आपको एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करने का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप ज़्यादा दूसरे मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल अभी ये है कि अभी जैसे कि पिछले कुछ दिनों से अभी इंडियन मार्केट्स में काफ़ी लोअर सर्किट लग रहे हैं। अभी काफ़ी थोड़ी बहुत करेक्शन आई है, लेकिन उसी पॉइंट पे यूएस का जो स्टॉक मार्केट है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा बुल रन चल रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए भी आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। और इसके बाद एक और बड़ा पॉइंट ये है कि यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कम वॉलेटाइल है। आप एक एग्जांपल इससे ले सकते हैं कि आप अगर निफ्टी 50 की वॉलेटिलिटी देखें, कितना ज़्यादा उसमें अप डाउन होता है, कितना ज़्यादा उसमें वॉलेटाइल है वो। और S&P 500 जो यूएस का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का, तो आपको उससे ही आइडिया लग जाएगा कि यूएस का जो स्टॉक मार्केट है काफ़ी कम वॉलेटाइल है। हालांकि वहाँ पे भी जो ग्रोथ बेस्ड जो स्टॉक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसमें काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होता रहता है, लेकिन कंपैरेटिवली इंडिया के कंपैरिजन में यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी कम वॉलेटाइल है। और इसके बाद एक दूसरा बड़ा पॉइंट जो है वो है करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि यूएस की जो करेंसी है रुपीज़ के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा सालों से अपनी INR जो है वो यूएस के अगेंस्ट में गिरता जा रहा है। अगर हम एग्जांपल लें तो आज से ही कुछ समय पहले USD टू INR जो कन्वर्जन रेट थी वो अभी कुछ समय पहले ही 75 की थी, कुछ साल पहले, और आज वो 85 पे पहुंच चुकी है। तो अगर हम देखें एक एग्जांपल तो 85 की जो डॉलर टू रुपी कन्वर्जन रेट थी वो लगभग 12 रुपीज़ पर डॉलर की चल रही थी, और जो कि आज वो 85 पे पहुंच चुकी है। तो 12 रुपीज़ टू 85 रुपीज़ फ्रॉम 1985 टू 2024, तो लगभग 5% की जो डेप्रीसिएशन रेट है INR की इन अगेंस्ट द US डॉलर। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि अगले इन नियर फ्यूचर हमारा INR और भी ज़्यादा गिरेगा इसी लगभग रेट से नियर फ्यूचर US डॉलर के अगेंस्ट। तो आपको एक 5% का एक्स्ट्रा आपको रिटर्न मिलता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप US मार्केट के अंदर 15% रिटर्न्स पर ईयर कमा रहे हैं, तो अगर यही रेट से अगर INR का डेप्रीसिएशन कंटिन्यू रहा तो आप असलियत में US डॉलर का 15% रिटर्न बनाना पर ईयर, और INR यानी कि अपने INR में इन्वेस्टमेंट यानी अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का 20 से 21% इक्वल है। यानी कि US स्टॉक मार्केट का 15% रिटर्न और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का 20 to 21% रिटर्न लगभग इक्वल है, क्योंकि हमारी करेंसी डेप्रीशिएट होती है। अपने इंडिया के स्टॉक मार्केट की जो करेंसी है वो INR है ऑब्वियसली, और US की USD है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी एडवांटेज आपको मिल जाती है अगर आप बाहर के उसमें इन्वेस्ट करें, तो बाहर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें US में। एक और जो दूसरा बेनिफिट है US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का वो है कि आपको US के अंदर ज़्यादा डाइवर्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर ETFs होती हैं, वो पैसिवली मैनेज ETF होती हैं, यानी कि वो इंडाइसेस को ट्रैक करती हैं और वो पैसिवली मैनेज होती हैं। लेकिन US के अंदर आपको और ज़्यादा वैरायटी मिलती है एग्जाम्पल के लिए ETFs में, क्योंकि उनमें एक्टिवली मैनेज ETF भी आती हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स बिहेव करते हैं। बस अंतर इतना होता है कि वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं और लिक्विडिटी उसमें चाहिए रहती है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ एक दूसरा जो मेजर डिफरेंस है US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने, जो टैक्सेस एप्लीकेबल हैं आपके US स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट से, वो
इंडिया में जो चार्ज होते हैं वो थोड़े अलग हैं इंडियन स्टॉक्स में जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं उससे। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है यानी कि 24 महीने यानी कि 2 साल से अगर आप पहले बाद में बेचते हैं, मेरा मतलब 2 साल से बाद में बेचते हैं, वो तो बिल्कुल सेम है 12.5% पे। उससे पहले यानी 2 साल से पहले आप अगर बेच के प्रॉफिट करते हैं तो वो इनकम टैक्स का आपका इनकम स्लैब है उस पर एप्लीकेबल, ना कि जो है जैसे कि इंडिया के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कि 15% है वो नहीं। दोस्तों हम फाइनली डिस्कस करते हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस स्टॉक मार्केट में एज अ इंडियन सिटीज़न। तो दोस्तों आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, आरबीआई की एलआरएस गाइडलाइंस के हिसाब से आप $2.5 लाख तक यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए होते हैं इंडियन करेंसी के अंदर अभी के पॉइंट पे। तो आप इतना अमाउंट एज एन इंडियन सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिससे आप यूएस स्टॉक मार्केट और यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला तरीका है जो यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का इंडियन सिटीजन्स के लिए, वो है कि आप किसी डोमेस्टिक या फॉरेन ब्रोकरेज फर्म के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोल लें या फिर किसी ओवरसीज़ ट्रेडिंग अकाउंट खोल लें। लेकिन दोस्तों मैं ये तरीका बिल्कुल भी किसी नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस और फीस इन्वॉल्व हैं और ये काफ़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर कोई एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है उसको बहुत ज़्यादा कोई अमाउंट बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना। जो सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, उसमें आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो ये है आपके पास ऑप्शन कि आप या तो इंडिया के अंदर काफ़ी कुछ म्यूचुअल फंड्स और ETFs हैं जो कि यूएस स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं, तो या तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये एक डिसएडवांटेज है कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडाइसेस को ट्रैक करने वाली ETF या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप अपने नॉर्मल जो भी आपका डीमेट अकाउंट है ग्रो के साथ, एंजल वन के साथ, ज़ीरोधा के साथ, इन ही नॉर्मल इंडियन डीमेट अकाउंट के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके अंदर। और ये इनमें से शायद सबसे ज़्यादा सिंपल यही है। इसका जो एग्जांपल है वो है मिराई एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF या फिर मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। दोस्तों इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है वो है कि आप काफ़ी सारे ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, उनका US के दूसरे बाहर के ब्रोकर्स के साथ टाई अप है, तो आप इनके साथ अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारी ऑनलाइन ऐप्स हैं IND मनी और वेस्टेड जैसी। इनकी जो फीस है वगैरह प्रोसेस है ये कंपैरेटिवली कम कॉम्प्लेक्स और सिंपल है और कम चार्जेस हैं, तो आप इनके साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं और यूएस के स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों IND मनी और वेस्टेड 2 मेजर यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग की ऐप है इंडिया के अंदर, और इन दोनों का जो ब्रोकरेज पार्टनर है वो है ड्राइव वेल्थ, एक बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है यूएस के अंदर। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्रोकर्स हैं जो कितनी फ़ीस और कितने चार्जेस चार्ज करते हैं। वेस्टेड ₹250 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस चार्ज करता है, जबकि IND मनी चार्जेस अकाउंट ओपनिंग के लिए चार्ज नहीं करता। IND मनी 0.15% ब्रोकरेज चार्ज करता है और वेस्टेड 0.25% ब्रोकरेज चार्ज करता है। और ये दोनों ब्रोकर या कोई भी ब्रोकर हो जो यूएस में आपको इन्वेस्टिंग के लिए आपको सर्विस दे, वो सब लोग करेंसी कन्वर्जन चार्जेस आपसे चार्ज करते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस से ये चार्जेस लगभग 1 से 2% के करीब, 2.5% के करीब होते हैं। और इसके बाद ये चार्ज करते हैं विड्रॉल चार्जेस। तो विड्रॉल चार्जेस वेस्टेड और IND मनी दोनों $5 चार्ज करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास तब एक कॉर्पस बड़ा अमाउंट हो आपके पास विड्रॉ करने के लिए, तभी आप विड्रॉ करें। आप अगर कोई छोटा अमाउंट है आपके पास तो आप बिल्कुल भी विड्रॉ ना कीजिए, मत करना, नहीं तो आपका इसमें कुछ फेयर बेनिफिट नहीं होगा। तो आपके पास $100 पड़े और अगर आप इसमें $5 दे के आप अगर विड्रॉ करते हैं तो आपका कैपिटल का 5% का आपका लॉस हो गया। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास तब एक बड़ा अमाउंट हो विड्रॉ करने के, तभी आप इसमें भी विड्रॉ कीजिए। और करेंसी कन्वर्जन चार्जेस भी 1 से 2%, 2.5% जो ये चार्ज करते हैं या फिर कोई भी ब्रोकर चार्ज करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका एक लॉन्ग टर्म का या रिलेटिवली थोड़ा ठीक टाइम तक का आपका अगर व्यू हो तभी आप अपनी इन्वेस्ट करें। नहीं तो अगर आप ऐसा करते हैं कि अभी आप अपनी करेंसी कन्वर्ट कर लेते हैं और बिना किसी ज़्यादा कुछ रिटर्न के अगर आप कुछ दिन बाद ही अपना फिर से उसमें INR में कन्वर्ट करते हैं, उस चार्जेस हैं मनी करेंसी कन्वर्जन के, तो फिर आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा इसमें। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक रिलेटिवली अच्छे टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए।
ये सब जो ब्रोकर्स होते हैं इनके चार्जेस, फीस और ये सब कुछ काफ़ी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनकी वेबसाइट पे प्राइसिंग का जो पेज होता है उसको विज़िट कीजिए और उसके बाद ही इनमें अकाउंट खुलवाइए। बिना चार्जेस और फीस के को देखे आप इनमें बिल्कुल भी अकाउंट मत खुलवाइए। दोस्तों नेक्स्ट जो एक बड़ा चार्जेस होते हैं वो है टैक्सेस। तो दोस्तों मैं आपको एक टैक्सेस का ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस किस तरीके के टैक्स चार्जेस आपको लगेंगे। जो एक बड़ा चार्ज है, जैसे कि आपको अगर इंडिया में आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपको कोई भी आपको अगर डिविडेंड मिलता है किसी भी कंपनी से तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट मिल जाते हैं। लेकिन यूएस के अंदर ऐसा यूएस स्टॉक्स के अंदर ऐसा थोड़ा डिफरेंट होता है। पर यूएस स्टॉक्स में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया अगर उनसे आपको डिविडेंड मिलते हैं तो यूएस की जो गवर्नमेंट है यूएस वहाँ से आपके 25% आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द मनी होगी वो आप जो ब्रोकर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऐप के वॉलेट के अंदर क्रिएट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट टैक्स है वो है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों मैंने अभी वीडियो में आपको बताया था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो तो 12.5% है जो कि नॉर्मल होता है अगर आप 2 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखें, आपका 2 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड है तो। लेकिन अगर आपका 2 साल से कम होल्डिंग पीरियड है अगर तब आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो उसके ऊपर आपका सेम टैक्स स्लैब लगेगा जो आपकी इनकम पे लगता है। अगर आपके इनकम पे 30% टैक्स स्लैब लगता है तो आपकी जो प्रॉफिट होगा वो आपके 30% ही उस पर लगेगा। दोस्तों एक जो दूसरा बहुत बड़ा टैक्स है वो है TCS एक ऐसे तरीके का टैक्स है अगर आप 7 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अगर आप विड्रॉ करते हैं आप पर ईयर तो आपके 20% TCS चार्जेस कट जाएंगे और रेस्ट ऑफ द मनी आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और मेजर चार्ज है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 7 लाख से ज़्यादा कभी भी विड्रॉ ना करें पर फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि इस यूएस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे इस तरीके से ऑनलाइन ब्रोकर्स के थ्रू तो आप इसमें आपकी सेफ्टी है या नहीं है या फिर इसमें कोई रिस्क है। दोस्तों आप जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आप आपके नॉर्मल इंडियन डीमैट अकाउंट से अगर इन्वेस्ट करते हैं ETF म्यूचुअल फंड वगैरह में, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल 100 ETF है, तो अगर ऐसे आप इन्वेस्ट करते हैं तो उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि ये सब कुछ सेबी रेगुलेटेड होता है। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ETF वगैरह की, जो कि आप अपने खुद के इंडियन डीमैट अकाउंट से खरीदते हैं। और जब आप ऑनलाइन ऐप्स हैं उनसे खरीदते हैं तो इन सब में आपका जो रेगुलेशन होती है, जैसे कि अगर आप IND मनी से कुछ भी स्टॉक्स खरीदते हैं तो मान लीजिए अगर IND मनी भी बैंकरप्ट हो गया, ड्राइव वेल्थ भी बैंकरप्ट हो गया तो क्या होगा। तो ये सब ब्रोकरेज फर्म हैं IND मनी, वेस्टेड और इनके जो ब्रोकरेज पार्टनर हैं जैसे कि ड्राइव वेल्थ, ये सब कुछ ये SIPC के अंडर काम करते हैं, ये रेगुलेशंस के अंदर काम करते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर सेबी है वैसे ही SIPC है यूएस के अंदर। तो ये सिर्फ और सिर्फ खुद के उनके यूएस के इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन नहीं देता, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके इन्वेस्टर्स हैं उनके मार्केट के अंदर उनको प्रोटेक्शन देता है। तो अगर लेट्स से IND मनी बैंकरप्ट हो जाती है, ड्राइव वेल्थ बैंकरप्ट हो जाती है तो फिर आपको SIPC $500,000 तक की प्रोटेक्शन देता है, जो कि लगभग काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। मुझको नहीं लगता आप में से ज़्यादातर लोग इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। तो इतने तक का प्रोटेक्शन SIPC आपको देता है, तो आपको उस चीज़ में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों अगर हम कंक्लूजन पे आए तो अगर आपका एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म व्यू है कि तो आप इसमें ज़रूर US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ ऐसे ही इन्वेस्ट करें तो आपके मनी कन्वर्जन चार्जेस लग जाएंगे बहुत सारे, आपके विड्रॉल चार्जेस लग जाएंगे और आपके लिए ये बिल्कुल भी वर्थवाइल नहीं होगा और आपके काफ़ी सारे चार्जेस लग जाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा आप लॉन्ग टर्म व्यू रखिए अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं और आपको जो मैंने जैसे कि बोला करेंसी अप्रिशिएशन का जो बेनिफिट है वो भी आपको मिल सकता है। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करने का कंसीडर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको लगता है कि मैंने वैल्यूएबल इंसाइट्स आपको शेयर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।